जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 12 के सभी छात्रों के लिए, क्योंकि हम लोग कर रहे थे झारखंड शिक्षा परियोजना गुमला के द्वारा जो मॉक टेस्ट आप लोगों का लिया जा रहा है 2026 के जैक के आदेशानुसार, उसके सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को हम लोग जो है इसके सॉल्यूशन को देख रहे हैं। और ये इसका दूसरा मॉक टेस्ट आ चुका है। पहला मॉक टेस्ट का मैंने कल ही डाला था, आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। ये दूसरा मॉक टेस्ट का मैं इसका फुल सॉल्यूशन दूंगा, ऑब्जेक्टिव का भी एंड सब्जेक्टिव का भी। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियोस में शुरू से लेके अंत तक। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। ठीक है, देखिए सबसे पहले सवाल में आपसे बोला गया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज की जो उसका जाता है वो दयाराम साहनी को ही क्रेडिट जाता है हड़प्पा सभ्यता की खोज करने का। जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा शहर है, तो ये देखिए मोहनजोदड़ो जो शहर है ना, ध्यान से सुनिएगा। मोहनजोदड़ो शहर जो है जिस समय मतलब कि खोज हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो उस समय के हिसाब से जिस उस समय ही किताब बन गया था, तो उस समय के हिसाब से मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर था। ठीक है, लेकिन अभी करंट की बात है कि नए नए आधुनिक मशीनें आ जाने के कारण जब उसको फिर से विश्लेषण किया तो राखीगढ़ी जो है ये सबसे बड़ा पाया गया है। बात समझ में आया? तो अगर सिर्फ ये पूछेगा ना सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो ही होगा। अगर वर्तमान प्रेजेंट या कुछ ऐसा बात बोले जिससे आपको ये लगे कि ये वर्तमान में रिसर्च के हिसाब से पूछ रहा है, तो आप राखीगढ़ी करना। ठीक है, दोनों बातें ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आपका कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अभिलेख की शुरुआत किसने की है, तो अभिलेख की शुरुआत अशोक ने किया था, अभिलेखों की शुरुआत। चलिए नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, पता ही है आप लोगों को। नेक्स्ट है, महाजन पदों की संख्या कितनी है, तो महाजन पदों की संख्या होती है 16, यानी कि 16 महाजन पद थे। महाभारत में कितने दिनों तक युद्ध चला था, तो 18 दिनों तक युद्ध चला था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, तो सारनाथ में दिया था। अगला सवाल था स्तूप का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट है अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला सवाल है आपका इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की है, तो रिहला की। ठीक है, यहाँ पे रिहला लिख दिया है, ऐसे रिहिला होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया था, तो रामानंद। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, पीर का अर्थ क्या होता है, तो पीर का अर्थ होता है गुरु। निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है, तो ये दिल्ली में। ठीक है, और अगर इसमें से एक क्वेश्चन पूछता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है, तो वो अजमेर में होगा। ठीक है, बस में दोनों क्वेश्चन का अंतर आप समझ लेना, कन्फ्यूजन में नहीं रहना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1336 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखना है। विजयनगर के संरक्षक देवता पूछा है, याद रखिएगा, राजा नहीं पूछा है जो आप कृष्णदेव राय कर दोगे, देवता पूछा है। देवता में विरूपाक्ष देवता का यहाँ पे होगा। ठीक है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो तोडरमल था, ध्यान रखिएगा। अकबर का वित्त मंत्री कौन था, टोडरमल। दमीनकोह क्या है, तो ये संथालों की भूमि को कहा जाता था, जो संथालों को दिया गया था, तो राजमहल। ठीक है, राजमहल और साहेबगंज के क्षेत्र में ये पाया जाता था। ठीक है, दमीनकोह, ध्यान रखिएगा। दक्कन दंगा आयोग का जो गठन है वो कब हुआ था, तो दक्कन दंगा आयोग का गठन 1875 में हुआ था। ठीक है, तो आपने 20 सवालों में से कितना सवाल का आंसर आपको आता था ऑलरेडी पहले से, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अति लघु प्रश्न में। यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं 21 से लेकर के 26 तक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसका सॉल्यूशन एक बार में आपको करवाने वाले हैं। कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, अशोक के अभिलेख को पहली बार किसने पढ़ा था, रामायण की रचना किसने की है, खानका का अर्थ क्या होता है, आईना अकबरी का लेखक कौन है। तो इन सभी का आंसर हम एक बार में आपको करवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला सवाल था आपका कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था जहाँ से उन्नत नगर योजना पर का प्रमाण मिलता है। ठीक है, दूसरा सवाल था हमारा कालीबंगा किस राज्य में है, तो कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ जुते हुए खेत और अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, देखिए हम चाहते तो कालीबंगा किस राज्य में, डायरेक्ट लिख दूंगा गुजरात में। ठीक
ठीक है, या फिर राजस्थान में, सॉरी राजस्थान में लिख दूंगा, तो इतना भी आंसर हो जाता। लेकिन मैंने इतना कहानी क्यों बनाया, ताकि इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके कवर हों एग्ज़ाम के, ठीक है। अशोक के अभिलेख को पहली बार किसने पढ़ा था, तो अशोक के अभिलेखों को पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। उन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़कर मौर्यकालीन इतिहास को समझने में सहायता की। अच्छा, इसमें कोई इसका जो आंसर मैंने आपको बताया है, इसमें 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि पहला कि अशोक के जो अभिलेख है इसको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अच्छा, अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखी गई थी, तो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। क्यों, किसने पढ़ा था ब्राह्मी लिपि को, बात समझ में आया। तो इस तरह से जो है हम आप लोगों को सहायता कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से मैं कहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो। बहुत दुख होता है, मैंने कल एक वीडियो डाला था एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड को लेकर के, 500 लोगों ने देखा और लाइक कितना किया, मात्र 10-12 लोगों ने। ये बहुत दुख वाली बात होती है भाई। कोई अपडेट देना होता है तुरंत मिलता है अपडेट, कोई वीडियो बनाना होता है। अच्छा, आप देखो ना, खोज खोज कर देख लो, पूरे यूट्यूब पर मॉक टेस्ट का कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करोगे तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलता है भाई। जैसे आप लोगों को मोटिवेशन चाहिए होगा ना, वैसे हमारे को भी मोटिवेशन चाहिए होता है, ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना पाएँ। रामायण की रचना किसने किया है, तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। यह संस्कृत भाषा का महान काव्य महाकाव्य है, जिसे भगवान राम के जीवन और आदर्शों का वर्णन है, ठीक है। खानका का अर्थ क्या होता है, तो खानका सूफी संतों के रहने और उपदेश देने के स्थान होता है। यहाँ लोग आध्यात्मिक शिक्षा लेते हैं और समाज की भाईचारा का संदेश फैलाते हैं। आईना अकबरी का लेखक कौन है, आपको बताना है। तो आईना अकबरी का लेखक अबुल फजल थे। ये ग्रंथ मुगल सम्राट अकबर के शासन प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था की विस्तृत जानकारी देता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30, 31 और 32 का आंसर देखेंगे, ठीक है। 27 में कहा गया था मोहनजोदड़ो का स्नानागार के विषय में लिखना है। अभिलेख से आप क्या समझते हैं, पितृवंशिकता क्या है, कलिंग युद्ध में अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, शगुन भक्ति और निर्गुण भक्ति क्या है, अस्थायी बंदोबस्त की विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो चलिए इसके आंसर को बारी बारी से देखते हैं। सवाल था आपका कि मोहनजोदड़ो के स्नानागार के विषय में आपको लिखना है। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत नगर योजना और धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण प्रमाण है। ये एक विशाल आयताकार कुंड था जो पक्की ईंटों से बना था। स्नानागार की दीवारों फर्श को जलरोधक बनाने के लिए जिप्सम और बिटुमिन का प्रयोग किया गया था। इसमें पानी भरने और निकालने की उचित व्यवस्था थी, ठीक है। विद्वानों के अनुसार ये स्नानागार धार्मिक सामाजिक अनुष्ठान के लिए प्रयोग किया जाता था। लोग सामूहिक रूप से स्नान करके स्वयं को शुद्ध मानते थे। इससे पता चलता है कि उस समय स्वच्छता और धार्मिक शुद्धता को बहुत महत्व दिया जाता था। मोहनजोदड़ो का स्नानागार उस सभ्यता की वैज्ञानिक सोच और सामूहिक जीवन प्रणाली को दर्शाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हो सकता है कि इसका आंसर आपने कुछ और याद किया होगा, तो फिर से इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सारा आंसर सेम ही होता है, सिर्फ आपका लैंग्वेज चेंज हो जाता है आंसर को प्रेजेंट करने का। हो सकता है कि मैंने ही आपको इसका आंसर कुछ दूसरे अंदाज में बताया हो, तो फिर आप उसी अंदाज में लिखोगे। फिर से इसको रटने मत लग जाना, ठीक है। हाँ, जो लोग पहली बार ये क्वेश्चन का सामना कर रहे हैं तो फिर वो इस तरह से याद कर सकते हैं। बात समझ में आई मेरी बात, कि आपने जो पढ़ा है वो आपका परफेक्ट है, आपको उसी भाषा में देना है आंसर। नए नए क्वेश्चन इन्हें कि हर बार क्वेश्चन अलग हो रहा है, मतलब आंसर अलग हो रहा है, तो हर बार आप आंसर अलग अलग याद करने लगोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर बार का अंदाज बदल जाता है लेकिन बात वही रहती है, ठीक है। अभिलेख से आप क्या समझते हैं, ये मैंने क्वेश्चन बहुत पहले भी करवा दिया था आप लोगों का, लेकिन अगर आप लोग जिस भाषा में याद कर चुके हैं वही आपका आंसर रहेगा। सिर्फ आप लोग इसमें देख लो, अगर इसमें से कुछ 1-2 पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा तो एग्ज़ाम में काम आएगा। अभिलेख ऐसे लिखित प्रमाण होते हैं जो पत्थरों स्तंभों गुफाओं और या धातुओं पर खुदे होते हैं। ये इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। भारत में अशोक के अभिलेख सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें मौर्यकालीन शासन धर्म प्रशासन की जानकारी मिलती है। अभिलेखों में राजाओं की घोषणाएं नियम दान और धार्मिक उपदेश अंकित होते थे। ये हमें उस समय की भाषा लिपि और सामाजिक स्थिति को समझने में सहायता करते हैं। अभिलेख अस्थायी होते थे, इसलिए इन्हें विश्वसनीय ऐतिहासिक साक्ष्य माना जाता है। इतिहासकार अभिलेखों के अध्ययन से प्राचीन भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति को समझते हैं। पितृवंशिकता क्या है? पितृवंशिकता वो सामाजिक व्यवस्था है जिसमें वंश संपत्ति और अधिकार पिता की ओर से चलते हैं। इस व्यवस्था में परिवार की पहचान पिता के नाम से होती है। संपत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र को ही मिलता है और परिवार का मुखिया पुरुष होता है। प्राचीन समाजों में पितृवंशिकता का व्यापक प्रभाव देखा जाता है। इसमें विवाह के बाद स्त्री प्रायः पति के परिवार में रहती थी और सामाजिक और आर्थिक निर्णय पुरुषों द्वारा लिए जाते थे।
प्रतिवंशिकता से समाज में पुरुष प्रधान व्यवस्था मजबूत हुई। इससे महिलाओं की स्थिति सीमित हो गई। इतिहास में कई सभ्यताओं में यह व्यवस्था लंबे समय तक प्रचलित रही। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। कलिंग युद्ध ने अशोक के जीवन और शासन पर गहरा प्रभाव डाला। इस युद्ध में भारी जनहानि और विनाश हुआ, जिसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। युद्ध की भयावहता ने उन्हें हिंसा से विमुख कर दिया। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और धम्म नीति को अपनाया। उन्होंने अहिंसा, करुणा और प्रेम का संदेश फैलाया। अशोक ने युद्ध नीति त्याग कर लोक कल्याणकारी शासन की शुरुआत की। उन्होंने अस्पताल, सड़कें, कुएं और धर्मशालाएं बनवाई। कलिंग युद्ध के बाद अशोक एक महान शासक और मानवतावादी सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट है सगुण और भक्ति और निर्गुण भक्ति क्या है। देखिए, भक्ति आंदोलन में सगुण और निर्गुण भक्ति दो प्रमुख धाराएं थी। सगुण भक्ति में ईश्वर को साकार रूप में पूजा जाता है, जैसे राम, कृष्ण। इसमें मूर्ति पूजा, भजन और कीर्तन का महत्व होता है। तुलसीदास और सूरदास सगुण भक्ति के प्रमुख संत थे। ठीक है, आइए दूसरी पार्ट में। दूसरी और निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार माना गया है। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। कबीर और गुरु नानक निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत थे। निर्गुण भक्ति में ईश्वर को ज्ञान और सत्य के रूप में माना गया है। दोनों धाराओं ने समाज में भक्ति, समानता और नैतिकता का प्रचार किया है। नेक्स्ट सवाल है कि अस्थायी बंदोबस्त की विशेषताओं का उल्लेख करना है। देखिए, अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश शासन की एक भूमि व्यवस्था थी, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया। इसमें जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया। लगान की राशि अस्थायी रूप से निश्चित कर दी गई। जमींदारों को समय पर लगान जमा करना अनिवार्य कर दिया गया था। किसानों से लगान वसूलने की जिम्मेदारी जमींदारों की थी। इस व्यवस्था में किसानों का शोषण बढ़ गया। जमींदार लगान न जमा करने पर भूमि से वंचित हो सकते थे। अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश सरकार को निश्चित आय मिली, लेकिन किसानों की स्थिति कमजोर हो गई। ठीक है, इस व्यवस्था बढ़ गया। जमींदार लगान ना जमा करने जमींदार को ठीक है, यहाँ पे छूट गया है। जमींदार को लगान ना जमा करने पर भूमि से वंचित हो सकते थे। कौन? किसान। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि लगातार जो भी सवाल थे आपके, मैं सब इसी में कंप्लीट कर, बार बार क्वेश्चन दिखाने की अब ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोलोगे तो मैं क्वेश्चन भी दिखा दे करूँगा, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, उससे टाइम वेस्ट होती है। अब फिर मैं मेन क्वेश्चन पे जाऊँगा, फिर आंसर पे आऊँगा। तो डायरेक्ट मैं आपको अब सारा सॉल्यूशन जो कि आपके गुमला के सेकेंड टेस्ट में था, मॉक टेस्ट में, वो सारा मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सब देख लीजिए आप लोग। कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों की विवेचना करना है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन था जो उसमें पूछा गया था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, चाहे तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिए, यहाँ पे 4 क्वेश्चन हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन में। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों की विवेचना करना है, महावीर स्वामी के जीवन और उपदेशों का वर्णन करना है, मुगल काल में जमींदारों की भूमिका का वर्णन करना है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख विशेषताओं को लिखना है। तो ये 4 क्वेश्चन है, चारों का आंसर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों की विवेचना करना था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का पतन एक लंबी प्रक्रिया थी जो धीरे धीरे हुआ। इसके पतन का एक प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन माना जाता है। नदियों के मार्ग बदलने से कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ा और खाद्यान्न की कमी होने लगी। सिंधु और सरस्वती जैसी नदियाँ का सूखना या दिशा बदलना नगरों के लिए घातक सिद्ध हुआ। ठीक है, बार बार आने वाली बाढ़ और भूकंप ने भी नगरों को क्षति पहुंचाई। कुछ विद्वानों ने विदेशी आक्रमण को भी पतन का कारण माना है, हालांकि इसका ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं। नगरों की सफाई व्यवस्था बिगड़ने लगी, व्यापारिक गतिविधियां कमजोर हो गई, शासकीय व्यवस्था कमजोर पड़ने लगे, सामाजिक संगठन भी टूटने लगा, कारीगर और व्यापारी अन्य क्षेत्रों की ओर पलायन करने लगे। धीरे धीरे बड़े नगर उजड़ गए और सभ्यता ग्रामीण जीवन तक सीमित हो गई। इस प्रकार प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों के संयुक्त प्रभाव से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, महावीर स्वामी के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करना है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला थी। युवावस्था में उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया और कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। 12 वर्षों की तपस्या के बाद उन्होंने कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी ने अहिंसा को अपना उपदेशों का आधार बनाया। उन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के 5 महाव्रत बताए। उनका मानना था कि इच्छाओं पर नियंत्रण से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। उन्होंने जाति भेद और कर्मकांड का विरोध किया। महावीर स्वामी ने सरल भाषा में उपदेश देकर
जनसाधारण को धर्म से जोड़ा। उनके उपदेशों से जैन धर्म का व्यापक प्रसार हुआ और समाज में नैतिकता तथा आत्मसंयम की भावना मजबूत हुई। ठीक है, आइए मुगल काल में जमींदारों की भूमिका का वर्णन करना है। देखिए, मुगल काल में जमींदार ग्रामीण प्रशासन की एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। जमींदार स्थानीय भूमि पर अधिकार रखते थे और किसानों से लगान वसूलते थे। वे लगान का एक निश्चित भाग राज्य को देते थे और शेष अपने पास रखते थे। जमींदारों की अपनी सेना और किले भी होते थे, जिससे वे क्षेत्रीय शक्ति बने रहते थे। ग्रामीण समाज में उनका सामाजिक प्रभाव काफ़ी अधिक था। वे कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति स्थापित करने में सहायता करते थे। कई बार जमींदार मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह भी कर देते थे, जिससे राज्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अकबर ने जमींदारों को प्रशासन से जोड़कर उन्हें नियंत्रित करने की नीति अपनाई। जमींदारों किसानों के संरक्षक भी माने जाते थे, लेकिन कई स्थानों पर उन्होंने किसानों का शोषण किया। इस प्रकार मुगल काल में जमींदार आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है आपका कि भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं को लिखना है। देखिए, भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ईश्वर की प्रति व्यक्ति पर जोर देना था। इस आंदोलन में जाति भेद और छुआछूत का विरोध किया गया। भक्ति संतों ने ईश्वर को प्रेम और विश्वास से पाने की बात कही। भक्ति आंदोलन में सरल भाषा का प्रयोग किया गया, जिससे आम जनता धर्म से जुड़ सकी। सगुण और निर्गुण भक्ति इसकी दो प्रमुख धाराएं थी। इस आंदोलन ने कर्मकांड और आडंबर का विरोध किया। भक्ति संतों ने सामाजिक समानता, भाईचारा और नैतिक जीवन का संदेश दिया। स्त्रियां और निम्न वर्गों को भी भक्ति का अधिकार मिला। भजन, कीर्तन और पदों के माध्यम से भक्ति का प्रसार हुआ। भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज में धार्मिक सहिष्णुता और मानवता भावना को मजबूत किया। ठीक है, तो ये टोटल मैंने क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करवा दिया है। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इतने लॉन्ग वीडियोस बना पाएँ। मोटिवेशन की काफ़ी ज़रूरत होती है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप लोग लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे दिए गए नंबर पे एक बार मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। अंत में जाते जाते आप लोग PYQ का रिवीजन जरूर कर लेना। अगर आपने हमारा ईबुक लिया है तो उससे भी कर सकते हो। उसमें मैंने 8 साल का PYQ दे दिया है। आप लोग उसको ज़रूर रिवाइज़ करके जाइएगा। जिन लोगों ने नहीं लिया है वो हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करके PYQ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।